गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। अब हम लोग करने वाले साइंस जो कि पिछले एग्जाम में पूछे हुए, ठीक है। इनको बढ़िया से याद कर तो कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने के साथ अगर आप में से कोई सेक्शन 1 की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, हाँ जी बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जेडीपी यांत्रिक तीनों में आते हैं ये सेक्शन 1, ठीक है। और इस बैच के अंदर हमने ऑलमोस्ट 90% क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं और अगले 10 दिन के अंदर 10% जो क्लासेस बची हैं वो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा ये वीडियो का पूरा लेक्चर। और इसके अलावा सेक्शन 1 का इसके अंदर हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे, साथ में हमारी जो पीडीएफ्स आती है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, जिसकी प्राइस है 924 रुपये। 24 रुपये टैक्स लग जाता है आपको जीएसटी। और इस बैच में पढ़ने के बाद, पिछली बैच में भी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट लोगों के 55 के आसपास स्कोर हुए थे आउट ऑफ 60 मार्क्स। और बहुत सारे बच्चों का जीडी में भी, तो किसी का डीबी में भी सिलेक्शन हुआ। यांत्रिक वालों का सिलेक्शन हमारे प्यार से नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन। बीच में वो फिजिकल मेडिकल में छट गए एक दो जो हमारे कॉन्टैक्ट में थे, तो फिर यांत्रिक का सिलेक्शन हम नहीं दे पाए। रीजन था वो बच्चे फिजिकल कोई नहीं क्वालिफाई कर पाया, एक बच्चा मेडिकल में फिर मेडिकल में नहीं, डॉक्यूमेंट्स में शायद कुछ छटा है वो, ठीक है। मेडिकल में गया था मतलब स्टेज 2 में, और उसको डॉक्यूमेंट्स में छाटे गए थे, ठीक है। ये सब जो सीरीज था मैंने बता दिया। और अगर आपको ज्वाइन करना हमारी क्लासेस तो आप ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे, वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो क्लास कैसे ज्वाइन करना है। 7279047787 पे व्हाट्सअप करो, पूरी मदद कर दी जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है क्लासेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रकार का जो है बनता है, ये चीज बताओ। तो अवतल लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई? वो पहली बात तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। मतलब आभासी बोले तो इमेजिनर, मतलब वो रियल ना हो, काल्पनिक हो, वर्चुअल हो, और वो इरेक्ट होना चाहिए, ठीक है? ये जो चीज़ है आपको याद है, आभासी और सीधा बनता है। आगे देखो, बहुत बार पूछा भी गया था, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमेशा अधिक गर्म क्यों रख सकती है? ये सवाल देखो बहुत इजी है, लेकिन इसको ऑप्शंस इतने बड़े बड़े दिए जाते हैं ना कि पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 1.5 मिनट लग जाते हैं लोगों को। ऑप्शंस थोड़े से, मैंने तो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सजा दिया है। वो सारे ऑप्शंस लगते हैं कि सब सही है, उस तरीके से ऑप्शन सजा देते हैं, बट मेरे को तो पता नहीं था क्या क्या ऑप्शन में आए थे, तो मैंने अपने हिसाब से रख दिया। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो सकती हैं अतः उष्मा के संचरण को रोकती है, या फिर दो कमीजें के बीच के वायु की परत सुचालक रूप से काम करती है, या फिर दो कमीजों के बीच वायु की परत जो है ना, रोधी माध्यम का काम। तो भाई देखो, जब दो परत बन जाती है तो बीच में क्या होता है, वायु या फिर उष्मा जो भी होता है, बॉडी का हीट, ये यहाँ पे रुकता है, अब इसको इधर बाहर नहीं जाने देता। तो वो सुचालक का काम तो बिल्कुल नहीं करती, वो परत रोधी का काम करती है, मतलब वो कुचालक का काम करती है, ठीक है। पहली बात, वो परत रोधी का काम करती है। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। एयर लेयर बिटवीन टू सर्ट्स एक्ट्स एज इंसल्टिंग मीडियम, मतलब उसके हीट को अंदर के बाहर नहीं जाने देती और बाहर वाले को अंदर नहीं आने देती। तो क्या होता है, बस दो पतले पतले कमीज भी रहते हैं, उनके बीच के जो गैप्स होते हैं, ये एक तरीके से एयर को क्या करते हैं, रेसिस्ट करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर 17 है, ठीक है, उसका क्रमांक क्या 17, और द्रव्यमान जो मास उसकी, और उसका नंबर जो है 17 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं भाई? उसके मास में से जो है ना, क्या घटाओगे, एटॉमिक नंबर घटा दोगे। तो मास कितना 36, उसके एटॉमिक नंबर 17 घटा दोगे, मिल जाएगा 19। ये उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल गया। तो नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल भी, ये चीज थोड़ा सा आप याद रखो। 4 नंबर कह रहा है निम्नलिखित किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? कोई भी मान लो परमाणु है, उसका रासायनिक कैसे पता चलेगा कि उसका, या फिर जो भी एक मान लो जब मतलब किसी के साथ वो एक तरीके से रिएक्शन कर रहा है, वगैरह वगैरह चीजें कर रहा है, तो वो रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या उसके न्यूक्लियर, उसके प्रोटॉन पे नहीं करता डिपेंड, या फिर उसके न्यूट्रॉन पे, या फिर उसके चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन पे? ऑब्वियस चीज है कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूमता है वही क्या करता है, मेनली प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में भाग लेता है। तो उसके इर्द गिर्द घूम रहे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा उस एटम का, ठीक, एलिमेंट का, तत्व का कह लो। परमाणु न्यूक्लियॉन्स किस चीज से बने होते हैं? जो न्यूक्लियो देखो, एक इलेक्ट्रॉन होता है और बीच में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है। एटम के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, चक्कर लगाएगा, और बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए रहते हैं उसके नाभिक के अंदर।
मेन मेन तीन चीजें, एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछ रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, मतलब नाभिक के अंदर क्या बैठा हुआ होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, डी के अंदर, दिख रहा है आपको। बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, प्रोटॉन और आइसोट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनो नहीं होगा। बचा कौन सा, प्रोटॉनो और न्यूट्रॉनो। प्रोटॉनो मतलब एक तरीके से प्लूरल बना दिया गया है उसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से अधिक जलन किस में पैदा होती है। तो अधिक जलन किस में होगा, उबलता हुआ पानी में, गर्म पानी में, या फिर भाप में, या फिर पिघलती हुई प्लाविक बर्फ के अंदर, मेल्टिंग फ्लोटिंग। देखो आपको पता है ना कि वाष्प के अंदर, स्टीम के अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, गुप्त उष्मा के नाम से आता है। और गुप्त उष्मा जो है, जो सबसे ज्यादा क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। गुप्त उष्मा या फिर लेटेंट हीट जिसके अंदर ज्यादा रहेगा, उसके अंदर क्या होगा, जलन ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर 7 नंबर देखो, कह रहा है निम्नलिखित में सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा क्या है। सॉरी, किसका विशिष्ट उष्मा होता है, तो तांबा का सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा होता है। सबसे पहले ये चीज समझो, स्पेसिफिक हीट जिसको हम लोग हिंदी में विशिष्ट उष्मा कहते हैं, वो क्या होता है। मान लो कोई एलिमेंट है, मेटल है, अगर उसको हम लोग, उसका पहले से जो भी टेम्परेचर है, मान लो टी टेम्परेचर है, अब इस टी टेम्परेचर में अपने को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये जो, मतलब जो भी आपको इसके ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी उष्मा खर्च होगा, जो भी हीट लगेगा, उसको हम लोग, उसको क्या कहते हैं, का विशिष्ट उष्मा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व या मेटल के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट का मतलब होता है, खर्च होता है, वेस्ट होता है, या फिर इन्वेस्ट होता है, लगता है, स्पेंड होता है, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, वैल्यू को। आय कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल में क्यों है, शीतल क्यों होता है। देखो ब्लैक का क्या सीन है ना, जितने भी लाइट्स आते हैं, प्रकाश आते हैं, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाइट का क्या सीन है ना, वो ऑलमोस्ट सारी, जो सिर्फ व्हाइट को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हीट बहुत ज़्यादा इसके पास नहीं होती, बाकी हीट्स को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ व्हाइट वाले इसके पास रह जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा कि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, वो उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए वो व्हाइट नजर आता है। वो व्हाइट भी रखता नहीं है एक तरीके से, वो व्हाइट को भी भेज देता है वापस, ठीक है, इसलिए उस पर कोई कलर ही नहीं नजर आता। हमको लगता है ना कि किसी भी चीज़ का कलर है उसके पास, और अगर साइंस ही माने तो साइंस ये कहता है किसी भी चीज़ के पास अपना कलर होता ही नहीं है, वो जस्ट एक सिंपल कलर का चीज़ है, ठीक है। आपका बाल का है, आपका फेस है, मतलब जो भी कलर का है, आपका नाक मुंह पैर कपड़ा जो भी है, तो साइंस ये नहीं मानता ना कि उसके अपने अपने कलर है। साइंस ऐसे कुछ कहता है, पहले तो साइंस बड़ा मतलब विरोधाभास है साइंस। पहले तो ये कहता है ना कि देखो, कोई भी चीज़ अगर दिख रही है वो उस कलर की है, तो वो क्या करती है, वो लाइट को अब्जॉर्ब कर रही है उस वाले को, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दे रही है। अगर वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो वाइट नजर आएगी। अगर वो सिर्फ ग्रीन को रख के बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दे तो वो ग्रीन नजर आएगी। अगर वो सबको एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, किसी को रिफ्लेक्ट ना करे, तो वो ब्लैक नजर आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ सीन आपको पता है कि लाइट जो है, वाइट रे 7 कलर्स के अंदर बटे हुए रहते हैं, मैंने पहले पढ़ाया था आपको। ये साइंस कहता है, और साइंस बाद में ये भी कहता है ना कि त्वचा का कलर जो है मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, ठीक है। इस साइंस को हम लोग 100% ट्रू मान के कभी जिंदगी भर नहीं ढोते हैं, क्योंकि साइंस में हमेशा चेंजिंग होते रहता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन, तो ऑब्वियसली चीज़ है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नंबर सी, ठीक है। क्योंकि बी के अंदर प्रोटॉन है, ए के अंदर मेसॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, देखो तांबा अपने अयस्क में जब होता है ना, जैसे क्यूप्राइट होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है, जैसे क्या बोल, कॉपर क्या कहते हैं, कॉपर ग्लास कहते हैं ना, कॉपर ब्लेंडिंग, कॉपर ग्लास कहते हैं, तांबा ग्लास कहते हैं उसको। या और भी इसके कुछ कुछ होते हैं, और कोर्स होते हैं, तो उनसे अगर इसको अलग करना है, तो उनको किसके थ्रू करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन के द्वारा। मेला मेलाइट करके नाम है इसका, क्यूप्राइट नाम है, ठीक है, ऐसे करके इनका नाम है, इनके इसको का इनसे अलग करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इनको अलग कर सकते हैं हम। फिर कह रहा है 11 नंबर है कि लोहे की जंग लगने के लिए किस क्या हो सकता है, अगर कोई लोहा के अंदर जंग लगा है, मान लो अपने सरिया रड खरीद के रख दिया घर में, घर बनता है तो होगा, अभी नया नया लग रहा है, कुछ दिन के बाद इसमें जंग पकड़ेगा, क्यों, क्या सिर्फ वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है यहाँ,
ठीक है। कार्बन का कोई रोल नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो ऑक्सीजन का रोल होता है, बट ऑक्सीजन अकेला कुछ नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन तो पूरे इन्वायरमेंट में है, तो सिर्फ खाली ऑक्सीजन से होता है तो हर लोहे में जंग लग जाता, क्योंकि एक रूम के अंदर थोड़ा सा भी मौका मिला ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। आज तक दुनिया का हर लोहा में जंग लग गया होता, लेकिन बहुत सारे लोहे में जंग नहीं होता, तो ऑक्सीजन करता है जब तक इसके जल ना हो, नमी ना हो। तो ऑक्सीजन और नमी मिलके जो है, मिलके उसको क्या करते हैं, मतलब वो एक तरीके से H2O या फिर नमी की वजह से, ये नमी जब हो गया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑक्सीजन है, नमी की वजह से जंग लगती है। 12 नंबर देखो, लेंस की शक्ति की मात्रा क्या है, वो 100 बार पूछा, डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। कह रहे हैं कौन सा संगठन लुप्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी प्रजाति या फिर स्पीसीज खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी एक रेड लिस्ट जारी ले भैया। देखो ये सब इनको बचाने ऑलमोस्ट खत्म पे। तेरह विभाज्योतक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्थिति के अनुसार होता है, बताओ ये जो टिश्यूज होते हैं वो पौधे में कहाँ होता है, शीर्षस्थ पे, अंतर्वैसी पे, पार्श्वीय। देखो जब भी हम विभाज्योतक बोलेंगे मतलब उसमें डिवीजन हो रहा है किसी भी चीज़ के, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, उसके अंदर जब डिवीजन हो रहा है तो वो सिर्फ ना तो टॉप पे सिर्फ डिवीजन नहीं होगा, या फिर उसके बीच में, या फिर सबसे उसके नीचे, या डिवीजन नहीं होगा, चारों तरफ से डिवीजन होता है किसी भी चीज़ का। तब वो देखो एक पौधा लंबा भी होते जाता है, साथ में हल्का हल्का मोटा भी होते जाता है, चौड़ा भी होते जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टिश्यूज है जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर विभेदक विभाज्योतक टिश्यूज कहते हैं, ये हर जगह काम कर रहा होता है। मतलब देखो बस ये सभी चीज़ें देखो, रटना नहीं है, समझने वाली चीज़ है। जिस तरीके से मैं हर बस समझते जाओगे लॉजिक लग जाएगा, रटोगे तो भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि ये कौन सा टिश्यूज होता है। खुद से विभाज्योतक मतलब डिवीजन। कोई भी इंसान बढ़ता है तो ऐसा थोड़ी कि एक बार में उसका हाथ बढ़ गया, एक बार में पैर बढ़ेगा, कुछ बराबर बढ़ता है, तो हर जगह काम करेगा टिश्यू। फिर कह रहा है किसी पौधे का खाद्य चलन चलन ऊतक क्या है। जब देखो मेनली पादप में ये दो टिश्यूज को याद रखो, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम मेनली आपका मेनली आपको जो होता है ना, ये वाटर को क्या करता है ऊपर से नीचे। फ्लोएम जितनी खाद्य पदार्थ होती है वो खाना खाना पहुंचाता है, और जाइलम जल पहुंचाता है, याद रखो। खाद्य चालन कहेगा तो फ्लोएम का काम, जाइलम कहेगा तो जल कहेगा। 16 है, बोलो कवकनाशी कौन सा होता है। देखो डीडीटी जो है आपका, या जो है ना आपका ये कीटनाशक है, ठीक है, तो डीडीटी मत कर देना। ये भी सब, ये सारी चीज़ें जो है आपको एक तरीके से कीटनाशी या फिर चूहा हुआ मारना होता है ना, तो जो यूज़ करते हैं। डीडीटी तो मेनली फसलों पर छिड़का होता है, लेकिन ये काइनेटिन जो होता है ना, ये एक तरीके से कवक, ठीक है, फंगस को खत्म करने के लिए, मान लो कहीं फंगस लग गए हैं, काइनेटिन का यूज़ हम लोग करते हैं, ये चीज़ याद रहेगा। 17 नंबर कह रहा है कौन सा लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का, मैग्नेटाइट किसका, तो ये लोहा का, आयरन का, तो मैग्नेटाइट जो है करेक्ट आंसर। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसको हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट को। और नाइट्राइट तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये चीज़। फिर कह रहा है भूरा कोयला के नाम से किसको जानते हैं, तो ऑब्वियसली लिग्नाइट को जानते हैं। और जलाने के लिए जो सबसे देखो ये लिग्नाइट का यूज़ मेनली कहाँ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, बिजली का उत्पादन में। पूछ लेता है कभी कभी बिजली उत्पादन में किस कोयले का मुख्य रूप से यूज़ होता है, तो लिग्नाइट का होता है। फिर एंथ्रासाइड को हम लोग बेटर क्यों मानते हैं, देखो जलाने की जब बात की जाए चिमनी वगैरह में, एंथ्रासाइड को बेटर मानते हैं, बिकॉज कोयला की मात्रा ठीक ठाक, और इसको जलाने पे ना ये ज़्यादा ज़्यादा हीट देता है और कम धुआं देता है, इसलिए एंथ्रासाइड जलाने के लिए बेस्ट माना, और लिग्नाइट को बिजली उत्पादन के लिए बेस्ट माना। आगे देखो पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ क्या कहते हैं, मैटर, याद रहेगा आपको। और वहीं पे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पांचवी अवस्था पूछे तो ये याद रखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोनों, फोर्थ एंड फिफ्थ पूछा जाता है एग्जाम में, बच्चों को ये भी नहीं पता। कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। बाकी पेड बैचेस में आप एक बार ट्रस्ट करके आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के वीडियो क्लासेस पढ़ के रिवीजन कर लेगा बहुत अच्छे से, आपको उसमें टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, फुल टेस्ट सीरीज मतलब सेक्शन 1 की, ठीक है, मिक्स टेस्ट सीरीज। इन सबको लगाओ, अलग से कुछ नहीं बाय करना पड़ेगा, जितने हमारे मॉक टेस्ट पीडीएफ से सब इसी बैच में मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस। एक बार आप ट्रस्ट करके सेक्शन 1 में पढ़ो और आप फोड़ोगे एग्जाम में, इसी की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। खाली अपना अपना विश्वास, क्योंकि मैंने पहले भी ऑलरेडी दिखा रखा। इस बार सेलेक्टेड बच्चों को जो स्टेज 3 में जा रहे हैं, जो चिल्का जा रहे हैं, उनको मैंने दिखाया था 5 नवंबर को, वो चिल्का जा रहे हैं कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है। ये भी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था, जैसे स्टेज 3 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उसके अंदर रिजल्ट मैंने दिखाया। हमारे सब बच्चे हैं पढ़ के जा रहे हैं सिलेक्शन मेरे, अब आपकी बारी है, आपको भी चिल्का जाना है, आ जाओ भाई, करते हैं मिलजुल के। वही मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, वीडियो शेयर कर देना।
और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।